नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद, जिसे LWE भी कहते हैं। हाँ, ये काफी जटिल समस्या है। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये आंतरिक सुरक्षा, शासन, सामाजिक आर्थिक विकास, इन सब के लिहाज से बहुत जरूरी टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हाँ, और आम जानकारी के लिए भी ये समझना जरूरी है। आज की हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि LWE से निपटने में क्या सफलता मिली है, क्या चुनौतियां अब भी हैं और आगे क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सरकार के प्रयासों से कई मोर्चों पर कामयाबी तो मिली है। जैसे एक बड़ी चीज है बेहतर इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल। NIA का गठन हुआ और राज्यों के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी काफी सुधरी है। हाँ, आंकड़े भी बताते हैं, जैसे 2024 में ही करीब 290 माओवादी मारे गए। और वो जो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच है उन्हें भी मजबूत किया गया है। और देखिए, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है ना, इनका असर साफ दिखता है। इसने LWE ग्रुप्स की कमर तोड़ने में काफी मदद की है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनकी प्लानिंग पर सीधी चोट है। सही कहा। और सैन्य सफलताओं को देखें तो वो 2025 का ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसमें 31 माओवादी मारे गए थे और सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक बड़ा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। और पिछले दशक में 8,000 से ज्यादा माओवादियों का सरेंडर करना, ये भी तो एक बड़ी बात है ना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बल्कि दूसरी चीजें भी काम कर रही हैं। जैसे राज्यों के बीच तालमेल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के बीच जो समन्वय बढ़ा है, उससे माओवादी गढ़ कमजोर हुए हैं। प्रभावित जिले भी तो कम हुए। 2013 में 126 थे, अब 2024 में 38 रह गए। बिल्कुल। और ये सरेंडर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुनर्वास नीतियां भी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की पॉलिसी है वित्तीय मदद, ट्रेनिंग, नौकरी। ये उग्रवाद के ह्यूमन रिसोर्स बेस को, मतलब लोगों को वापस लाने में मदद करती है। हाँ, और वो जो सिविक एक्शन प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम है, दिल और दिमाग जीतने वाले। हाँ, WHM प्रोग्राम्स। पिछले 5 सालों में करीब 196 करोड़ रुपए का बजट था इनके लिए। ये स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच एक तरह का पुल बनाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। विकास की बात करें तो उस पर भी तो काम हुआ है। वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। हाँ, जिसका लक्ष्य करीब 1.5 करोड़ आदिवासियों तक पहुंचना है 15,000 गांवों में। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी 17,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, लगभग 7,800 टेलीकॉम टावर, ये चीजें पहुंच रही हैं। और स्थानीय पुलिस का सशक्तिकरण भी जरूरी है। 600 से ज्यादा मजबूत पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 2014 में यह संख्या काफी कम थी, शायद 66 के आसपास। हाँ, और राज्यों को भी मदद मिली है। सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए SRE योजना के तहत 3,260 करोड़ रुपए और विशेष केंद्रीय सहायता SCA के तहत भी करीब 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। संचार, स्थानीय पुलिस की मौजूदगी, ये सब मिलकर माओवादी प्रभाव को कम करते हैं। लेकिन इतनी सफलताओं के बाद भी ये समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? जड़ें शायद और गहरी हैं। हाँ, जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक आर्थिक असमानता, खासकर आदिवासी समुदायों में। आपने पानी वाली बात कही। केवल 10-11% आदिवासी आबादी तक नल का पानी पहुंचना, ये दिखाता है कि खाई कितनी गहरी है। और शासन की विफलता, मतलब जहां सरकार ठीक से पहुंच नहीं पाती, पुलिस कम है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश के दूर के इलाके। बिल्कुल, जहां शासन का वैक्यूम होता है, मतलब खाली जगह होती है, वहां माओवादी उसे भरने की कोशिश करते हैं। उनका प्रभाव बना रहता है। और उनकी विचारधारा का भी तो असर है। वो जल जंगल जमीन वाला नारा। हाँ, वो स्थानीय मुद्दों से जुड़ता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, जबरन वसूली, विकास में बाधा डालना, जैसा ओडिशा के मलकानगिरी में देखा गया। और वो संसाधन वाले इलाके, कोयला, खनिज, जैसे छत्तीसगढ़ का हसदेव अरंड वाला मामला, वहां जो असंतोष होता है, क्या माओवादी उसे भुनाते हैं? हाँ बिल्कुल। ये संसाधन संघर्ष उन्हें भर्ती के लिए एक जबरदस्त नैरेटिव, एक कहानी देता है। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे संसाधन छीने जा रहे हैं। और अगर सरकारी योजनाएं ठीक से लागू न हो, भ्रष्टाचार हो या देरी हो, तो फिर सरकार पर जो थोड़ा बहुत भरोसा होता है वो भी कम हो जाता है। योजनाओं का फायदा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता। बाहरी समर्थन की भी बातें होते हैं, अंदरूनी और बाहरी भी। हाँ, इसके आरोप लगते रहे हैं। केरल कनेक्शन की बात हुई है, चीन या म्यांमार से सपोर्ट के आरोप भी लगे हैं। ये समर्थन उन्हें दबाव झेलने में मदद करता है। और युवाओं की भर्ती, जो शायद निराशा में या मौके न मिलने पर जुड़ जाते हैं, PLGA जैसी उनकी इकाइयां।
हाँ, पीपल्स लिबरेशन गेरिला आर्मी। ये गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं और लगातार भर्ती करते रहते हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए एक स्थायी चुनौती बनी रहती है। तो फिर इतनी गहरी चुनौतियों के बीच समाधान क्या हो सकता है? देखिए, समाधान तो बहुआयामी ही होगा। सिर्फ सुरक्षा से बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तो स्थानीय शासन को मजबूत करना होगा। विकेंद्रीकरण, स्थानीय नेताओं की भागीदारी और सामाजिक न्याय, जमीन और जंगल के अधिकार? हाँ, बहुत जरूरी है। वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन हो, लोगों को लगे कि उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है। फिर ग्रामीण रोजगार के स्थायी अवसर पैदा करना, ट्रेनिंग देना। पुलिसिंग में बदलाव की भी बात होती है, स्मार्ट पुलिसिंग। हाँ, स्मार्ट पुलिसिंग मतलब सख्त भी हो और संवेदनशील भी, मॉडर्न और मोबाइल हो, अलर्ट और जवाबदेह हो, भरोसेमंद हो और तकनीक का इस्तेमाल करें। लेकिन साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर हो, ताकि पुलिस और जनता के बीच विश्वास बने। और वो विचारधारा वाली लड़ाई, उसके लिए रणनीतिक वैचारिक अभियान चलाने होंगे। माओवादी नैरेटिव का जवाब देना होगा, शांति और विकास के फायदे बताने होंगे, और बुनियादी ढांचे का काम तेजी से पूरा करना होगा। सड़क, टेलीकॉम, बिजली। शिक्षा का भी रोल होगा इसमें? जरूर, खासकर आदिवासी छात्रों पर ध्यान देना, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल हैं। और शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी है, निगरानी के लिए ड्रोन, GIS, योजनाओं की डिलीवरी के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए। संक्षेप में कहें तो ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई विकास की है, भरोसे की है, अधिकारों की है। पुनर्वास में सांस्कृतिक चीजों को शामिल करना, जैसे पारंपरिक कला, भाषा को बढ़ावा देना, ये भी मदद कर सकता है। और सीमा पार से हथियारों और पैसे की तस्करी रोकना भी अहम है। तो कुल मिलाकर भारत ने LWE के खिलाफ काफी प्रगति की है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शासन की गहरी चुनौतियां अभी बाकी हैं। समाधान सिद्धांत यही कहता है कि सुरक्षा के साथ साथ विकास और समावेश जरूरी है। UPSC की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए इंडियन एक्सप्रेस का ये विश्लेषण आंतरिक सुरक्षा और शासन जैसे विषयों को समझने में जरूर मददगार होगा। हाँ। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, सुरक्षा और विकास के बीच वो सही संतुलन कैसे बने, खासकर जब स्थानीय समुदायों के अधिकार और उनकी उम्मीदें दांव पर हों। ये एक लगातार सोचने वाली बात है।